देर के बाद शेर खान और गुल खान दोनों अपने कमांडिंग ऑफिसर के सामने इनके ऑफिस में बैठे थे। कमांडिंग ऑफिसर ने सारी बात सुनने के बाद कहा, यह बात हमारे ज़ाब्ते के खिलाफ है। हम अपनी खुफिया जगहों पर किसी बाहर के आदमी को जाने की इजाज़त नहीं दे सकते, लेकिन यह सूरत हाल ऐसी बन गई है कि हमें थोड़ी देर के लिए अपने कायदे कानून को भुलाना ही पड़ेगा। सिर्फ एक एहतियात करना, हशमत बीबी की आंखों पर पट्टी बांधकर हेल्थ सेंटर में ले जाना। ऐसा ही करेंगे सर, शेर खान ने कहा। इस वक्त रात हो रही थी। दूसरे दिन शेर खान ने गुल खान को साथ लिया और गर्ल्स हॉस्टल आ गए। राम दुलारी को बुलवा कर शेर खान ने इसे कहा, बीबी हमने अपने साथियों से मशवरा कर लिया है, हम तुम्हें अपनी जगह लिए चलते हैं जहां वो दहशतगर्द ज़ेर इलाज है, जिसे हमने जख्मी हालत में गिरफ्तार किया था और जिसे तुम एक नज़र देखना चाहती हो सकता है इसे देखकर तुम्हें और बहुत कुछ याद आ जाए। राम दुलारी के दिल की मुराद पूरी हो गई थी। इसे ऐसा लगा जैसे अंधेरे में चलाया हुआ इसका तीर ठीक निशाने पर जाकर लगा है, मगर चेहरे से इसने किसी किस्म के खुशी के तासुर का इजहार न होने दिया, बल्कि उल्टा गुस्से में आकर बोली, मैं इस मनहूस कुत्ते की सूरत तक नहीं देखना चाहती, लेकिन ये मेरे मुल्क पाकिस्तान का मामला है। मुझे यकीन है कि इस काफिर कुत्ते की शक्ल देखकर मुझे वो जगह और वो शहर ज़रूर याद आ जाएगा जहाँ इन लोगों ने अपना मुस्तकिल अड्डा बना रखा है। शेर खान ने कहा, लेकिन तुम्हें एक तकलीफ हम ज़रूर देंगे, इसके लिए तुम हमें ज़रूर माफ़ कर देना। राम दुलारी ने अपने दिमाग में जो मंसूबा तैयार किया था, इसको धक्का तो ज़रूर लगा, लेकिन वो इन्हें ऐसा करने से रोक नहीं सकती थी, ये इसकी मजबूरी थी। गुल खान ने कहा, अगर तुम तैयार हो तो इस वक्त हमारे साथ चली चलो, हमारी गाड़ी बाहर खड़ी है। राम दुलारी ने कहा, मैं कमरे को ताला लगा कर अभी आती हूँ। राम दुलारी ने अपने कमरे में आकर जहाँ इसने जहरीले इंजेक्शन का सुरिंज रुमाल में लपेट कर छुपाया हुआ था, वहाँ से इसे निकाला और इसे अपने सीने के अंदर रांगिया में अच्छी तरह से छुपा लिया और कमरे को बाहर से ताला लगाकर नीचे आ गई। बाहर इनकी जीप खड़ी थी जो तरपाल से चारों तरफ से बंद थी। एक तरफ छत के पास हवा के लिए चौकोर छोटे छोटे ताग रखे हुए थे। शेर खान ड्राइविंग सीट पर बैठ गया, गुल खान हशमत बीबी के साथ बैठ गया। गाड़ी तंजीम के सीक्रेट हेल्थ सेंटर की तरफ रवाना हो गई। राम दुलारी को बाहर का मंजर दिखाई नहीं दे रहा था। इसने अपनी समात यानी सुनने वाली हिस्स को पूरी तरह से बेदार कर दिया। जिस तरह कोई कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश करता है, वो इसी तरह बाहर की आवाज़ें सुनने लगी। जीप मुख्तलिफ जगहों पर से मोड़ काटती हुई चली जा रही थी। बाहर से सिर्फ मोटर गाड़ियों, रिक्शों और स्कूटरों वगैरह की आवाज़ें ही आ रही थी। ये ऐसी आवाज़ें थी जो एक बड़े शहर के हर बाजार से आती हैं। इन आवाज़ों से वो रास्ते की निशानदही नहीं कर सकती थी कि इसे किन किन रास्तों से गुजार कर सीक्रेट हेल्थ सेंटर ले जाया गया है। ये वो इसलिए कर रही थी कि ऐन मुमकिन था कि जिस वक्त शेर खान वगैरह इसे जमुना दास के पास लेकर जाएं और इसका चेहरा इसे दिखाएं तो ये दोनों वहाँ पर मौजूद हों और इसे इस काम के लिए वहाँ खुफिया तौर पर किसी न किसी तरह अकेले ही आना पड़े। इतना राम दुलारी ने याद रखा था कि गर्ल्स हॉस्टल के अहाते से निकलने के बाद इनकी गाड़ी दाएं तरफ को मुड़ी थी और फिर 6-7 मिनट तक बिल्कुल सीधी चलती रही थी और इसके बाद एक बार फिर दाएं तरफ को मुड़ गई थी। इसके बाद का रास्ता वो याद न रख सकी थी। जीप कोई 15 मिनट तक सड़क पर से गुजरती रही। अब सड़कों पर ट्रैफिक का शोर बिल्कुल ही कम हो गया था, जिससे राम दुलारी ने अंदाज़ा लगाया कि ये शहर के बाहर का इलाका है। जीप एक जगह रुक गई। वो यही समझी कि सीक्रेट हेल्थ सेंटर आ गया है, लेकिन अंदर से गुल खान ने आवाज़ देकर पूछा, शेर खान जी गाड़ी क्यों रोक ली? तरपाल की दीवार के पीछे से शेर खान की आवाज़ आई, रेलवे फाटक बंद है। एक बहुत बड़ी और मुस्तकिल निशानी थी, जिसे राम दुलारी ने इसी वक्त अपने जहन में बिठा लिया कि हेल्थ सेंटर की तरफ जाते हुए रास्ते में एक रेलवे फाटक भी आता है। थोड़ी देर बाद ट्रेन धड़ाधड़ती हुई गुजर गई। इसके बाद फाटक खुल गया और इनकी जीप आगे को चल पड़ी। थोड़ा आगे जाने के बाद राम दुलारी को बड़ी तेज़ बू महसूस हुई। इसने गुल खान से पूछा, भाई जी ये किस चीज़ की बू है? वहाँ एक चमड़ा रंगने की फैक्ट्री थी। ये बू इस फैक्ट्री की तरफ से आ रही थी, लेकिन गुल खान ने इसे सिर्फ इतना ही कहा, पता नहीं किस चीज़ की बू है, कभी कभी यहाँ से गुजरते हुए आया करती है। वो इसे चमड़ा रंगने की फैक्ट्री का बताकर इलाके और रास्ते की निशानदही नहीं करना चाहता था। अगरचे इसे हशमत बीबी से कोई ख़तरा नहीं था, लेकिन ये इनके असूल के खिलाफ था। गुल खान और शेर खान को क्या खबर थी कि वो भारत की नंबर 1 जासूसा और ख़तरनाक दहशतगर्दों की साथी राम दुलारी को अपने साथ लिए जा रहे हैं। 2-3 मिनट के बाद बू आनी बंद हो गई। गाड़ी 1-2 मोड़ मुड़ने के बाद एक जगह रुक गई। गुल खान ने जेब से कपड़े की काली पट्टी निकालते हुए कहा, बीबी यहाँ मुझे तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधनी पड़ेगी। राम दुलारी ने कहा, जैसे आपकी मर्जी। और गुल खान ने इसकी आंखों पर इस तरीके से पट्टी बांधी कि जब वो गुल खान का हाथ पकड़कर जीप से बाहर दिन की रोशनी में आई तो इसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। शेर खान भी गाड़ी से निकल आया था। गाड़ी एक 3-4 कमरों वाली एक मंजिला इमारत के अहाते में खड़ी थी, जिसको चारों तरफ से दरख्तों ने घेर रखा था। गुल खान ने राम दुलारी का हाथ थाम रखा था। यह तंजीम का खसूसी खुफिया हेल्थ सेंटर था, जहाँ इन मुजाहिलों का इलाज मुआवजा होता था, जिनकी शनाख्त बाज मुसलहत के तहत खुफिया रखनी होती थी। इमारत की पेशानी पर कोई बोर्ड वगैरह नहीं लगा हुआ था। दरवाज़ा बंद था। इसके बाहर कोई चौकीदार भी नहीं था। शेर खान आगे था। वो दरवाज़ा खोलकर इमारत के अंदर दाखिल हो गए। यहाँ पहली मरतबा राम दुलारी को डिटोल और दूसरी दवाइयों की बू महसूस हुई।
जिससे वो समझ गई कि यही सीक्रेट हेल्थ सेंटर है। राम दुलारी को एक कमरे में कुर्सी पर बिठा दिया गया और इसकी आंखों पर से पट्टी खोल दी गई। राम दुलारी ने देखा कि वो एक छोटे से कमरे में है जहाँ सिर्फ एक धीमी रोशनी वाला बल्ब जल रहा है। गुलखान इसके पास ही बैठा है, शेर खान वहाँ नहीं है। कमरे की सिर्फ एक ही खिड़की है जिसके आगे पर्दा गिरा हुआ है। राम दुलारी ने हशमत बीबी की अदाकारी करते हुए कहा, मेरा खुदा जानता है इस हिंदू काफिर का मनहूस चेहरा मैं सारी जिंदगी नहीं देखना चाहती, लेकिन अब देखना जरूरी हो गया है। कहाँ है वो जलील काफिर? गुलखान ने धीमे लहजे में कहा, अभी तुम्हें इसके पास ले जाएंगे। राम दुलारी को यकीन हो गया था कि जब वो अपने दहशतगर्द साथी जमुना दास के करीब जाएगी तो ये दोनों पुलिस कमांडो इसके साथ होंगे और इसे जमुना दास को जहरीला इंजेक्शन लगाने का मौका नहीं मिल सकेगा। फिर भी उसने उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ा था। हशमत बीबी आ जाओ, इस भारतीय दहशतगर्द को बहुत सी गोलियां लगी हैं और बहुत सा खून बह गया है, अभी वो पूरी तरह से बात नहीं कर सकता। राम दुलारी ने कहा, मुझे इस काफिर से बात करने की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ इसकी एक नज़र देखूंगी। शायद इसकी मकरूर सूरत देखकर मुझे याद आ जाए कि इन लोगों का मुस्तकिल हेडक्वार्टर कहाँ और किस शहर में था। शेर खान ने कहा, हम भी यही चाहते हैं, मेरे साथ हो। राम दुलारी शेर खान के पीछे पीछे कमरे से निकल आई। बाहर आमने सामने 3-4 कमरों के दरमियान एक तंग सा रास्ता था। एक दरवाजे के बाहर मुसल्ले कमांडो स्टेन गन लिए खड़ा था। करीब जाकर शेर खान ने इसे इशारा किया। गार्ड ड्यूटी पर खड़े कमांडो ने कमरे का दरवाजा आधा खोल दिया। शेर खान राम दुलारी को लेकर कमरे में दाखिल हो गया। गुल खान इनके पीछे था। कमरे में गहरी खामोशी छाई हुई थी। दरमियान में लोहे के पलंग पर दहशतगर्द जमुना दास बिल्कुल सीधा पड़ा था। इसका बायां बाजू और शाना सीने तक पट्टियों में छुपा हुआ था। दाएं बाजू पर ड्रिप लगा था। नाक में ऑक्सीजन की नाली थी, इसकी आंखें भी बंद थी। राम दुलारी ने एक सेकंड में इसे पहचान लिया। इनका दहशतगर्द साथी जमुना दास ही था। एक अधेड़ उम्र नरस पलंग की पायनी की तरफ खड़ी चार्ट पर कुछ लिख रही थी। कमरे में एक ही खिड़की थी, इस पर गहरे रंग का पर्दा गिरा हुआ था, लेकिन दोनों पर्दों के दरमियान थोड़ी सी जगह ऊपर से नीचे तक खाली थी, जिसमें से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। राम दुलारी अभी तक दरवाजे के पास ही खड़ी थी। इसकी एक जानिब गुल खान था और दूसरी जानिब शेर खान था। शेर खान ने धीमी आवाज में कहा, बीबी इसकी शक्ल गौर से देखो, शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। वो राम दुलारी को साल लेकर पलंग के करीब आ गया। राम दुलारी ने जमुना दास की शक्ल क्या देखनी थी, इस शक्ल को तो वो तकरीबन रोज ही देखा करती थी। सिर्फ एक बात का इसे अफसोस था कि वो जमुना दास को जहरीला इंजेक्शन देकर मौत की नींद नहीं सुला सकती। जिस मकसद को लेकर वो वहाँ आई थी कि जैसे वो दहशतगर्द की शक्ल को देखकर कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो, हकीकत में वो खिड़की की तरफ देख रही थी, जहाँ पर्दे के दरमियान जो खाली जगह थी, इसमें से इसे दूर खेतों में किसी मस्जिद का ऊंचा मखरूती मीनार नजर आ रहा था। फिर एक रेलगाड़ी दूर से गुजरती दिखाई दी। राम दुलारी के लिए इस खुफिया हेल्थ सेंटर की ये निशानियां काफी थी। दहशतगर्द जमुना दास का सांस आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। नर्स ने शेर खान को इशारा किया। शेर खान ने राम दुलारी के कान में आहिस्ता से कहा, चलो, और वो तीनों कमरे से बाहर आ गए। राम दुलारी को दिल में अफसोस लग रहा था कि वो अपने मकसद के बिल्कुल करीब पहुंचकर इसे हासिल नहीं कर सकी। साथ वाले कमरे में वापस आकर शेर खान ने राम दुलारी को, जिसे वो सब हशमत बीबी ही समझ रहे थे, अपने सामने कुर्सी पर बिठा लिया और इसे पूछा, कुछ याद आया? जिस तरह शेर खान और गुल खान इस औरत से कुछ मुफीद मालूमात हासिल करना चाहते थे, इसी तरह राम दुलारी भी इनसे कुछ मालूमात हासिल करना चाहती थी, जिसमें वो अभी कामयाब नहीं हुई थी। इसको बहुत जल्द महसूस हो गया कि ये कमांडो लोग अपने मंसूबों के बारे में किसी के सामने एक दूसरे से कोई बात नहीं करते, वो इंतहाई राजदारी से काम लेते हैं। फिर भी राम दुलारी अभी अपने आप को इनके साथ लगाए रखना चाहती थी, इस उम्मीद पर कि शायद किसी वक्त इसे इन लोगों का कोई राज हाथ आ जाए। इसने कहा, मुझे इस काफिर की शक्ल देखकर कुछ याद आ रहा है, मैं ज्यादा याद करने की कोशिश कर रही हूँ। गुल खान ने शेर खान को अंग्रेजी में कहा, मेरा ख्याल है इसे 1-2 दिन की मोहलत देनी चाहिए, हो सकता है इसे सब कुछ याद आ जाए। शेर खान ने कहा, शायद तुम ठीक कहते हो। इसके बाद गुल खान ने राम दुलारी की आंखों पर दोबारा पट्टी बांधी और इसे बंद गाड़ी में बिठाकर वापस चल पड़े। गर्ल्स हॉस्टल के एक कमरे में आकर राम दुलारी ने जमुना दास को कत्ल करने की स्कीम पर गौर शुरू कर दिया। जमुना दास का काम तमाम करने के लिए इसका गर्ल्स हॉस्टल से निकलना जरूरी था। मुसीबत ये थी कि इसकी निगरानी हो रही थी। अगर वो बाहर निकलती है और हेल्थ सेंटर की तरफ चलती है तो इसकी निगरानी करने वाले जासूस जरूर इसका पीछा शुरू कर देंगे। इसका सिवाय इसके और कोई इलाज नहीं था कि वो अपना हुलिया बदल कर हॉस्टल से निकले। हुलिया बदलने और बेस बदलने का साजो सामान इनके मकंदलाल वाले खुफिया ठिकाने पर था। राम दुलारी वहाँ भी नहीं जा सकती थी। इस तरफ जाने का मतलब ये था कि वो इन लोगों को अपने गिरोह के खुफिया ठिकाने का पता बता दें। राम दुलारी के जहन ने बड़ी तेजी से काम करना शुरू कर दिया। इसको गर्ल्स हॉस्टल के कमरे में ही अपना हुलिया तब्दील करना था। सवाल ये था कि साजो सामान कहाँ से लाते, वो हुलिया कैसे बदल सकती थी। राम दुलारी के अय्यार जहन में आखिर एक तरकीब आ गई। इसे याद आ गया कि किसी डेयरी फार्म का एक ट्रक गर्ल्स हॉस्टल में दूध देने सुबह सुबह मुँह अंधेरे आता है। अगर वो किसी तरह इस ट्रक में छुप कर बैठ जाए तो निगरानी करने वालों की नज़रों से बचकर निकल सकती है।
इसके सामने सबसे बड़ा मसला यही था कि वो किसी ऐसे तरीके से बाहर निकले कि इसकी निगरानी करने वालों को खबर न हो सके कि वो बाहर निकल कर गई है और वो इसका पीछा न कर सके। अगर वो हेल्थ सेंटर पहुंचकर अपने मकसद में एक बार फिर नाकाम रहती है तो वापसी की इसे फिक्र नहीं थी। वापस आने पर अगर जासूस इसे हॉस्टल में दाखिल होते देख भी लेते तो वो कह सकती थी कि कमरे में बंद रहकर वो तंग आ गई थी और सैर करने को निकल गई थी। और अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो जाती है तो इसे गर्ल्स हॉस्टल में वापस आने की ज़रूरत ही नहीं थी। यही एक तरकीब थी जिस पर अगर वो कामयाबी से अमल कर लेती तो गर्ल्स हॉस्टल से जासूसों को जल्द देकर निकल सकती थी। इसने एक दो बार जबकि वो जाग रही थी सुबह सुबह इस दूध वाले ट्रक को हॉस्टल के अहाते में आकर एक तरफ खड़े होते अपने कमरे की खिड़की में से देखा था। ट्रक में दो आदमी होते थे, एक ड्राइवर और दूसरा आदमी इसके साथ ही अगली सीट पर बैठा होता था। वो ट्रक लेकर आते थे, ट्रक को अहाते की दीवार के पास खड़ा करते थे। ट्रक के पीछे दूध के कुप्पे लदे होते थे। दोनों आदमी एक कुप्पा निकाल कर हॉस्टल के किचन की तरफ ले जाते। राम दुलारी ने एक बार ये पूरा मंजर यूं ही अपने कमरे की खिड़की में खड़े खड़े देखा था और अभी से सब कुछ याद आ गया था। जिस वक्त ड्राइवर और इसका साथी दूध के कुप्पे को उठाकर किचन की तरफ जाते थे तो ट्रक के पास कोई नहीं होता था और वहाँ हल्का हल्का अंधेरा भी होता था। राम दुलारी ने सोचा कि वो इस वक्त ट्रक में किसी जगह छुप सकती है। इस किस्म के कई तरीके राम दुलारी को नई दिल्ली वालों ने ट्रेनिंग के दौरान सिखा दिए थे। इसने यही तरीके आजमाने का फैसला कर लिया। इस वक्त अंधेरा होता था, इसकी निगरानी करने वाले जाहिर है गर्ल्स हॉस्टल के अहाते के बाहर गेट के आसपास किसी जगह छुप कर बैठे होंगे। इन्हें खबर भी नहीं होगी। राम दुलारी को मिसेस अंजुम ने एक नया जोड़ा पहनने को दिया था। इसने वही जोड़ा पहन रखा था। राम दुलारी ने अपना पर्स खोलकर देखा। मकंदलाल ने जमुना दास को हलाक करने की मुहिम पर भेजते हुए राम दुलारी को जितने पैसे करेंसी नोटों की शक्ल में दिए थे वो इसके पास महफूज थे। जहरीले इंजेक्शन की सिरिंज इसने एक अलमारी के अंदर पुराने कपड़ों में छुपा कर रख दी थी। राम दुलारी ने इसे भी निकाल कर चेक किया और फिर वहीं छुपा कर रख दी। वो कमरे की खिड़की के पास आ गई और पर्दा जरा सा हटाकर हॉस्टल के अहाते में वो जगह देखने लगी जहां सुबह के वक्त डेयरी फार्म का ट्रक आकर खड़ा होता था। इसने अपने जहन में एक नक्शा तैयार कर लिया कि इसे किस तरफ से ट्रक के पास जाना होगा। ये काम इसे बड़ी तेजी से करना था क्योंकि ट्रक ड्राइवर और इसका क्लीनर जब दूध का कुप्पा उठाकर किचन में रखने जाते थे तो इन्हें ज्यादा देर नहीं लगती थी। सारी स्कीम जहन में बनाने के बाद राम दुलारी पलंग पर आकर लेट गई। दिन गुजर गया। शाम को गुलखान अकेला ही इससे मिलने आ गया। इसने पूछा, हशमत बीबी, अब तक तुम्हें कुछ न कुछ जरूर याद आ गया होगा कि इन दहशतगर्दों का मुस्तकिल ठिकाना कौन से शहर में था और किस जगह पर था। राम दुलारी ने गहरे गौर फिक्र का अंदाजा इख्तियार करते हुए कहा, भाईजान जी, बहुत याद करती हूँ, बस इतना ही याद आता है कि एक जंगल था, इसमें एक जगह जमीन के अंदर रास्ता जाता था, वहाँ इन लोगों ने अपना अड्डा बना रखा था। ये याद नहीं आ रहा कि वो शहर कौन सा था। ये लोग रेलगाड़ी में तो सफ़र करते नहीं थे, रात के अंधेरे में बंद गाड़ी में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। कभी किसी के मुंह से शहर का नाम निकल जाता था तो मुझे पता चल जाता था कि ये फलां शहर है। मैं याद करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, कल तक शायद कुछ याद आ जाए। गुलखान कुछ देर बैठकर ये कहते हुए चला गया कि वो कल किसी वक्त फिर आएगा। राम दुलारी का खाना इसके कमरे में ही एक नौकरानी लेकर आती थी। शेर खान ने मिसेस अंजुम को खास तौर पर हिदायत की थी कि हशमत बीबी को हॉस्टल की दूसरी लड़कियों से मिलने का मौका न दिया जाए। राम दुलारी खुद भी दूसरी लड़कियों से दूर ही रहती और ज़्यादा वक्त अपने कमरे में ही गुजारती थी। इसने रात का खाना खाया और मिसेस अंजुम ने इसे जो छोटा क्लॉक दिया था इस पर सुबह के 4 बजे का अलार्म लगा दिया। रात के 10 बजे तक वो पलंग पर लेटी एक रिसाला पढ़ती रही। इसके बाद सो गई। ठीक 4 बजे इसे अलार्म नहीं जगाया। इसने उठते ही सबसे पहले खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर देखा। अभी रात का अंधेरा बाकी था। इसे अहाते में कोई ट्रक दिखाई न दी। इसने बाथरूम में जाकर मुँह हाथ धोया, बालों में कंघी की, अपने कपड़ों को दुरुस्त किया और गहरे बादामी रंग की चादर ओढ़ ली और अलमारी के पास आ गई। अलमारी में से जहरीले इंजेक्शन का सिरिंज निकालकर इसे एक बार फिर अच्छी तरह से रुमाल में लपेटा और इसे अपने गिरबान के अंदर पूरी तरह से छुपा कर रख लिया। एक बार फिर खिड़की में आकर इसने बाहर झांक कर देखा। अहाता अंधेरे में खाली पड़ा था। किसी ट्रक की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। इसने कमरे की बत्ती बुझा दी और पलंग पर बैठकर ट्रक के आने का इंतजार करने लगी। रात की तारीकी फजर की फीकी फीकी सफ़ेदी में बदलना शुरू हो गई थी, लेकिन अभी पूरी तरह से दिन की रोशनी नहीं हुई थी। वो चाहती थी कि ट्रक जल्दी से आ जाए और वो पिछले पहर के अंधेरे में ही वहाँ से निकल जाए। हॉस्टल के गेट के बाहर तैनात जासूसों की निगाहों से बचने की सिर्फ एक सूरत ही थी। ब्लॉक पर 4:45 बज रहे थे कि राम दुलारी को दूर से किसी ट्रक की आवाज़ सुनाई दी। एक लम्हे का इंतजार किए बगैर इसने जल्दी से चादर को अच्छी तरह से अपने जिस्म के गिर्द लपेटा और आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर जीने की तरफ बढ़ी। जीने से उतरकर वो पहली मंजिल के बरामदे में आ गई। बरामदे में अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ दूसरे कोने में बाहर की जानिब ऊपर एक बल्ब रोशन था। राम दुलारी जहाँ अंधेरा था इस तरफ से चलती हुई बरामदे के एक सतून के साथ लगकर खड़ी हो गई। वो बहुत सोच समझ कर इस जगह खड़ी हुई थी। अगर ट्रक रोज़ की जगह पर आकर खड़ा हुआ तो वो अंधेरे में चलते हुए ट्रक के अकब में जा सकती थी। यहाँ इसे कोई नहीं देख सकता था।
ट्रक की आवाज़ करीब आ गई। इसे ख्याल आया कि शायद यह कोई और ट्रक हो, लेकिन ट्रक सड़क पर आगे निकल जाने की बजाय हॉस्टल के गेट में दाखिल हो गया। इसकी बत्तियां रोशन थीं। राम दुलारी सुतून के पीछे हो गई। ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी सुतून के ऊपर से गुजरकर दूसरी तरफ निकल गई और ट्रक अहाते की दीवार के साथ बैक होकर लग गया। इसके साथ ही ट्रक की बत्तियां बुझ गईं। ट्रक के अगले हिस्से में से 2 आदमी बाहर निकलकर इसके पीछे चले गए। दूसरे लम्हे वो दूध का कुप्पा उठाए दोबारा नमूदार हुए। एक ने एक तरफ से और दूसरे ने दूसरी तरफ से कुप्पे को कुंडे से पकड़ रखा था। वो हॉस्टल की किचन की तरफ चल दिए जो बरामदे के दूसरे कोने की तरफ था। राम दुलारी इसी लम्हे के इंतजार में थी। जैसे ही वो थोड़ा आगे गई, राम दुलारी खामोशी से बरामदे से उतरी और अंधेरे में से गुजरती हुई तेजी से ट्रक के पीछे आकर इसके लटकती हुई रस्सी को पकड़ कर ट्रक के पीछे हिस्से में चढ़ गई। ट्रक के अंदर बहुत से दूध के कुप्पे पड़े हुए थे जिन्हें अभी दूसरी जगहों पर सप्लाई करना था। वो इन कुप्पों के पीछे छुप कर बैठ गई। 3-4 मिनट बाद इसे इन आदमियों की आवाज़ सुनाई दी। वो वापस आ गए। फिर ट्रक के दोनों साइड के दरवाजों के बंद होने की आवाज़ आई। ट्रक का इंजन स्टार्ट हुआ और ट्रक को हॉस्टल के गेट में से निकलकर दाएं जारी मुड़ गया। राम दुलारी ने कुप्पों के पीछे छुप छुप हाथ जोड़कर अपने भगवान का शुक्रिया अदा किया। वो यही चाहती थी कि ट्रक दाएं जारी भी मुड़े। इसको याद था कि जब इसे शेर खान और गुल खान बंद जीप में बिठाकर सीक्रेट हेल्थ सेंटर की तरफ ले गए थे तो जीप हॉस्टल से निकलकर पहले दाएं तरफ मुड़ी थी और इसके 6-7 मिनट के बाद फिर दाएं जारी मुड़ गई थी। इसके आगे जो निशानी से याद थी वो रेलवे फाटक था, मगर ये यकीन से वो नहीं कह सकती थी कि ये ट्रक आगे जाकर भी दाएं जारी मुड़ेगा। ये भी हो सकता था कि ट्रक आगे निकल जाए। अगर आगे निकल गया तो खुदा जाने वो कहाँ जाकर ठहरे और ट्रक की रफ्तार तेज़ हो जाए और वो उतर न सके, कहाँ की कहाँ निकल जाए और रास्ता भी भूल जाए, क्योंकि वो इस शहर की रहने वाली नहीं थी। ट्रक की रफ्तार इतनी तेज़ नहीं थी। इसकी वजह यह थी कि हॉस्टल के सामने से गुजरने वाली सड़क छोटी और गैर हमवार थी। जब ट्रक हॉस्टल से काफ़ी आगे निकल गया और राम दुलारी को यकीन हो गया कि वो हॉस्टल के बाहर इसकी निगरानी करने वाले जासूसों की जद से निकल आई है तो वो कुप्पों के पीछे से निकलकर ट्रक के पिछले हिस्से में आ गई। सुबह का नूर नमूदार हो रहा था। सड़क दूर तक खाली थी और ट्रक सड़क के खुड्डों पर हल्के हल्के धचके खाता गुजर रहा था। इसकी रफ्तार ज़्यादा नहीं थी। ट्रक का भी हिस्सा खुला हुआ था। वो बड़े गौर से सड़क के बाएं जानिब देख रही थी। इसका ख्याल था कि शायद ट्रक अगले मोड़ पर दाएं जानिब मुड़ जाएगा, लेकिन ऐसा न हुआ। सड़क पर से एक छोटी सड़क निकलकर इसे अपनी बाएं जानिब जाती नजर आई। ट्रक इस तरफ जाने के बजाय दूसरी तरफ मुड़ गया। जैसे ही ट्रक ने दूसरी तरफ मोड़ काटा इसकी रफ्तार और धीमी हो गई। राम दुलारी ने ट्रक के पिछले हिस्से में लटकती रस्सी को पकड़ा और ट्रक में से बाहर सड़क किनारे की झाड़ियों में कूद गई। गिरते ही झाड़ियों में इसने 2-3 लुढ़कनियां खाई और जल्दी से उठकर बैठ गई। ये सड़क भी पिछले पहर के धुंधलके में खाली थी। वह उठी और सड़क पर इस जगह आ गई जहाँ से सड़क दाएं जानिब दूसरा मोड़ काटती थी। इसे इस तरफ जाना था। शायद शेर खान की जीप इसी तरफ घूमी थी। वो छोटी कच्ची सड़क पर आगे चल पड़ी। वो चादर लपेटे सड़क के किनारे किनारे तेज कदमों से चली जा रही थी। वो धड़कते हुए दिल के साथ इस इंतजार में थी कि आगे रेलवे फाटक आता है या नहीं, क्योंकि जब इसे बंद जीप में बिठाकर ले जाया गया था तो सड़क का दूसरा मोड़ मोड़ने के 10-15 मिनट के बाद रेलवे फाटक आ गया था। यही इसका सबूत था कि वो ठीक रास्ते पर चल रही है। इसके दोनों जानिब खेत भी थे और दूर दूर शहर की आबादी के मकान भी दिन के उभरते हुए उजाले में नजर आना शुरू हो गए थे। वो कोई आधा घंटा चलती रही होगी कि आखिर इसे कुछ फासले पर रेलवे का फाटक नजर आ गया। खुश होकर राम दुलारी ने अपनी रफ्तार तेज कर दी। एक ट्रक और एक रिक्शा इसके मुखालिफ सिमत में आता हुआ इसके करीब से गुजर गया। सुबह हो रही थी और शहर की सड़कों की ट्रैफिक बेदार होने लगी थी। वो रेलवे फाटक को बोर करके आगे बढ़ी तो सड़क एक तरफ को घूम गई। कुछ दूर जाकर दूसरी तरफ मुड़ गई। एक बस इसके पीछे से आई और आगे निकल गई। फिर इसे फिजा में तेज बू महसूस हुई। यह बू इसे शेर खान वगैरह के साथ बंद जीप में जाते हुए भी आई थी और गुल खान ने इसे बताया था कि पता नहीं यह बू किस चीज़ की है, मगर यहाँ से गुजरते हुए अक्सर आया करती है। राम दुलारी को अच्छी तरह याद था कि यह बू 2-3 मिनट तक आती रही थी। इसके बाद बंद हो गई थी और फिर बंद जीप 2-3 जगहों पर छोटे मोटे मोड़ मुड़ने के बाद एक जगह आगे रुक गई थी और गुल खान ने यह कहकर इसकी आंखों पर पट्टी बांधी थी कि वह सीक्रेट हेल्थ सेंटर पहुंच गए हैं। यहाँ आकर राम दुलारी रुक गई। इसने अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। अब सुबह हो गई थी और सूरज मशरिक में दरख्तों और मकानों के पीछे से तुलू हो रहा था। राम दुलारी को यह भी याद था कि इसने हेल्थ सेंटर के इस कमरे की खिड़की में से, जहाँ जमुना दास ज़ेरे इलाज बिस्तर पर बेहोश पड़ा था, जरा से हटे हुए पर्दे में से दूर एक मस्जिद का मखरूती मीनार और ट्रेन गुजरती नजर आई थी। राम दुलारी की तेज निगाहें मस्जिद के मीनार को तलाश कर रही थी। दिन की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। आखिर इसे दूर एक मीनार नजर आ गया। वो इस तरफ चल पड़ी। वो खेतों में से गुजर रही थी। कुछ दूर चलने के बाद वो खेत की ऊंची फसल से निकली तो सामने जमीन ऊंची थी और किसी बंद की तरह मगरिब से मशरिक की तरफ जा रही थी। वो इसकी चढ़ाई चढ़कर ऊपर आई तो देखा कि वो रेलवे लाइन थी। इसने दूसरी जानिब निगाह उठाई। इसे मस्जिद का मखरूती मीनार साफ दिखाई दे रहा था। इसने घूमकर अपने बाएं जानिब देखा। हेल्थ सेंटर की इमारत इसी तरफ होनी चाहिए थी।
कुछ फासले पर इसे दरख्तों का झुंड दिखाई दिया। इसके अंदर से किसी मकान की दीवार नजर आ रही थी। वो इसकी तरफ चलने लगी। इसे यकीन हो गया कि यही वो सीक्रेट हेल्थ सेंटर है जहाँ इसकी आंखों पर पट्टी बांध कर इसे लाया गया था। चलते चलते वो दरख्तों के दरमियान आ गई। अब इसके सामने एक पुरानी सी एक मंजिला इमारत खड़ी थी जिसके बाहर कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। इमारत का दरवाज़ा बंद था। राम दुलारी दरवाजे की तरफ बढ़ी। इसने दरवाजे को जरा सा खोलकर अंदर झांक कर देखा। सबसे पहले इसे डिटोल और दवाइयों की बू आई। इसके चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। वो अपने टारगेट पर पहुंच गई थी। यही वो हेल्थ सेंटर था जहां इसे आंखों पर स्याह पट्टी बांध कर लाया गया था। वो अंदर दाखिल हुई। एक रहदरी सी थी। एक बूढ़ी औरत जो नौकरानी मालूम होती थी दोनों हाथों में एक तसला पकड़े सामने से आ रही थी। राम दुलारी खामोशी से इसके करीब से गुजर गई। इसके बाद जमुना दास के कमरे की जो सबसे बड़ी निशानी थी वो ये थी कि इसके कमरे के बाहर एक पुलिस कमांडो पहरा दे रहा था। जब वो मोड़ घूमकर राहदरी की दूसरी जानिब आई तो इसने इस राहदरी को पहचान लिया। इसकी आंखों से पट्टी उतारने के बाद इस राहदरी से जमुना दास दहशतगर्द के कमरे में ले जाया गया था। इसे याद था कि यहाँ आमने सामने 3-4 कमरे थे और एक कमरे के बाहर जो दहशतगर्द का कमरा ही था, पुलिस का कमांडो स्टीन गन पकड़े स्टूल पर बैठा पहरा दे रहा था और जो शेर खान वगैरह को आता देखकर उठ खड़ा हुआ था। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।